जरा सोचिए, अगर आप दोस्तों के साथ एक मजेदार ट्रिप पर ऐसे जंगल में जाएं जहां एक खतरनाक आदिवासी कबीला इंसानों का शिकार करता हो और बचने का कोई रास्ता ना हो। तो दोस्तों, आज हम फिल्म रिवर ऑफ ब्लड में एक ऐसे ही खौफनाक और जानलेवा जंगल की कहानी देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के एक जंगल से होती है जहां एक वर्कर हैरी ट्रैक्टर चला रहा था। 2 बार उसे ऐसा लगा कि कोई जंगल में दौड़ रहा है, लेकिन साफ कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन तभी उसका दोस्त टॉमी अचानक आता है। टॉमी की आवाज से हैरी का ध्यान बट गया और वो उस अजीब बात को भूल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि टॉमी पर किसी ने हमला कर दिया था। हैरी घबरा गया। वो ट्रैक्टर से नीचे उतरा और एक कुल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाकर उसे टॉमी का हेलमेट मिला और उसके पास एक कटा हुआ उंगली जैसा कुछ पड़ा था। ये देख हैरी डर के मारे भागने लगा। भागते हुए वो एक लकड़ी से टकरा गया और गिर पड़ा, और गिरते हुए वो एक गड्ढे में जा गिरा जिसमें नुकीले लकड़ियां थी। किस्मत से वो खुद को जल्दी संभाल पाया और बिना चोट लगे गड्ढे से बाहर निकल आया। लेकिन फिर उसके पैर में एक रस्सी फंस गई और वो उल्टा लटक गया। उसने कुल्हाड़ी से रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तभी एक अजनबी आदमी पास आया जिसका मुंह खून से सना हुआ था। उस आदमी ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही उसने वार किया, हैरी डर के मारे जोर से चिल्लाया। वहीं से कुछ दूर 2 दोस्त एजे और रिची अपनी पत्नियों जैस्मीन और माया के साथ एक शानदार रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे थे। लंच के दौरान रिची ने एजे को बोटिंग ट्रिप पर चलने का न्योता दिया और कहा कि औरतें शॉपिंग कर सकती हैं। जैस्मिन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि उसकी जिंदगी सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है। उसने माया को भी साथ चलने के लिए मना लिया। जब वेट्रेस शैंपेन लेकर आई, रिची ने सबको टोस्ट के लिए बुलाया और बताया कि उसने अपनी कंपनी अच्छे दाम में बेच दी है और बोला कि इस पूरी ट्रिप का खर्चा वही उठाएगा। माया ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन एजे के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। बाद में एजे ने माया से कहा कि जब कंपनी शुरू हुई थी तब वो दोनों एक ही रूम में रहते थे और उसे लगा था कि रिची उसे भी पार्टनर बनाएगा। अब हाल ये था कि एजे अपने ससुर की कंपनी में काम कर रहा था। उसी वक्त उसके ससुर का कॉल आया, जबकि माया उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह दोनों कपल्स उस गाइड से मिले जो उन्हें रिवर ट्रिप पर ले जाने वाला था। उसका नाम निक था। निक ने सबको लाइफ जैकेट्स दी। एजे थोड़ा चिढ़ गया जब उसने देखा कि उसकी जैकेट गुलाबी रंग की थी, इसलिए उसने उसे पहनने से इनकार कर दिया। लेकिन निक ने सख्ती से कहा कि सुरक्षा के बिना बोटिंग करना मना है। निक ने जल्दी से एक डेमो दिखाया और फिर चारों को सलाह दी कि वे अपने मोबाइल फोन वाटरप्रूफ बैग में डालकर उसके बोट में रख दें। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन एजे ने मना कर दिया। रिची ने मजाक करते हुए कहा कि बॉस का कॉल कभी भी आ सकता है, जिसे एजे और भी चिढ़ गया। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो निक सबको नीचे की ओर ले गया और रास्ते में उन्हें लोकल किस्सों और अपने गाइड परिवार की कहानियां सुनाने लगा। उसने बताया कि उसके परदादा कई साल पहले जंगल में एक अजीब आदिवासी जाति से मिलने के बाद गायब हो गए थे। एजे को शक हुआ और उसने पूछा कि अगर उसके परदादा वापस नहीं आए तो उसे कैसे पता चला कि वो आदिवासी जाति थे। निक ने बताया कि उनके सामान एक ऐसी जगह मिले जहां इंसानी हड्डियों वाले मल मिले थे। रिची और एजे ने इस डरावनी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन सबके चेहरे पर डर झलकने लगा जब निक ने कहा कि वो आदिवासी जाति आज भी मौजूद है। निक ने कहा कि जब तक उनकी जगह में कोई नहीं जाता तब तक कोई खतरा नहीं है। एक दलदली इलाके में पहुंचकर निक रुका और सबको आराम करने दिया। जैस्मिन ने नाव में झूलने से उल्टी कर दी। उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में 2 मोटरसाइकिल सवार चल रहे थे। वो एक सोशल मीडिया कपल थे जो अपने फॉलोअर्स के लिए एडवेंचर वीडियो बना रहे थे। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने कैमरा में एक डरावनी चेतावनी वाली बोर्ड भी दिखाया जिसमें लिखा था कि आगे जाना मना है। लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जल्द ही उन्हें इसका पछतावा हुआ। अचानक उन पर हमला हो गया और दोनों बाइक से गिर गए। महिला ने जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश की और जब उसने दूसरी बाइक की तरफ देखा तब तक हमलावर वहां से जा चुके थे। वो बाइक के पास गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने देखा कि उसके पति का सिर काटा जा चुका था। नदी में रिची अपनी पत्नी से अगली छुट्टियों की बात कर रहा था। वो कई महंगे और शानदार जगहों का जिक्र कर रहा था। एजे खुद को रोक नहीं पाया और पैडल से उन पर पानी उछाल दिया। इसे एक बचकाना सी लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान जैस्मिन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसके गोद में एक सांप आ गया था। डर के मारे उसकी बोट पलट गई, लेकिन निक जल्दी से आया और उसे बचा लिया। उसने कहा कि यह सांप नुकसान नहीं पहुंचाता। उधर मोटरसाइकिल वाली लड़की अब भी डर के मारे भाग रही थी। वो लंगड़ाते हुए एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई और एक कोने में छिप गई। जब वो अपना फोन उठाने लगी तभी अंधेरे में उसके पीछे से एक आदमी चुपचाप आ गया। वहां इतना अंधेरा था कि जब उसने पीछे देखा तब भी उसे कुछ नजर नहीं आया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था तो उसने मदद मांगने की जगह एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जो कुछ हुआ था वो बता रही थी कि अचानक किसी ने उसके सामने जमीन पर हेलमेट फेंक दिया। गुफा की दीवार पर एक डरावना साया दिखाई दिया और फिर उस पर हमला हो गया। शाम को निक ने कैंप लगाने में सबकी मदद की, लेकिन लड़कों ने शुक्रिया कहने की बजाय उसे जलन महसूस की। यहाँ तक कि जब रिची की पत्नी ने निक को धन्यवाद कहा तो वो भी चिढ़ गया। कुछ देर बाद माया ने निक से उस आदिवासी जाति के बारे में पूछा।
निक ने बताया कि अब उनके बारे में हाल की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसके बाद हमें हैरी की कहानी दिखाई जाती है। निक बताता है कि आदिवासी जाति हर बार अपने शिकार को तुरंत नहीं मारती। गुफाओं में फ्रिज जैसी सुविधा नहीं होने के कारण वे इंसानों को जिंदा रखते हैं ताकि मांस ताजा रहे। वे कुछ खास जगहों पर काटते हैं, जैसे एड़ी में, ताकि वो भाग न सकें और उनके छोटे बच्चे भी शिकार करना सीख सकें। निक ने कहा कि हैरी किसी तरह गुफा से भाग निकला और नदी पार करके सबको इस आदिवासी जाति के बारे में बताया। उसके बाद सभी दोस्त सोने चले गए। जैस्मिन ने सबके सो जाने के बाद बाहर जाकर खुद को हल्का किया। वापसी में अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया और वो लगभग चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन देखा कि वो एजे था। एजे और जैस्मिन का कुछ समय से अफेयर चल रहा था। जैस्मिन चाहती थी कि अब वे अपने अपने पार्टनर को सारी सच्चाई बता दें, लेकिन एजे ने कहा कि वो अभी थोड़ा इंतजार करना चाहता है ताकि उसकी दोस्ती रिची से और बॉस के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो। ये सुनकर जैस्मिन गुस्से से भर गई। उसे समझ आ गया कि एजे उसे सिर्फ बहला रहा है। उसने एजे को दूर धकेल दिया। फिर एजे चुपचाप अपनी झूले में वापस चला गया, बिना ये जाने कि जिनके साथ उन्होंने धोखा किया था वो दोनों जाग रहे थे। सुबह रिची कैंप से गायब हो गया। सब घबरा गए। निक ने बताया कि वो बड़ा बोट को लेकर चला गया है जिसमें सभी के फोन थे। अब एक ही रास्ता था, रिची को ढूंढना, लेकिन जल्दी ही बारिश शुरू हो गई और बोट को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। जैस्मिन बहुत परेशान हो गई क्योंकि रिची को तैरना और बोट चलाना नहीं आता था और वो अब नदी में अकेला था। निक ने सुझाव दिया कि वो लोग जीप तक चले जाएं और वहां से मदद बुलाएं, लेकिन जैस्मिन नहीं मानी। नदी का बहाव एक मोड़ की तरफ जा रहा था और सबको यकीन था कि रिची वहीं गया होगा। निक ने उस रास्ते पर जाने से साफ मना कर दिया और बताया कि वहां नरभक्षी आदिवासी रहते हैं। एजे को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि वो सब झूठ है। इस बार बाकी लोग भी उसके साथ हो गए क्योंकि कोई भी रिची को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। जब निक ने देखा कि सब उसके खिलाफ है तो वो मान गया, लेकिन कहा कि जल्दी वापसी करनी होगी। कुछ ही देर में वे एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे जहां पहले मोटरसाइकिल वाली लड़की पर हमला हुआ था। वहां बड़ी बोट पड़ी थी और रिची की जैकेट पास की ढलान पर दिखाई दी, लेकिन न ही रिची कहीं दिखा और न ही मोबाइल फोनों वाला बैग। निक ने कहा कि कोई बोट खोनी नहीं चाहिए, इसलिए वो बोट के पास रुकेगा और बाकी तीनों जंगल में ढूंढने जाएं। एजे ने उसे डरपोक कहा और निक ने सिर्फ इतना कहा कि वो 1 घंटे बाद यहाँ से निकल जाएगा। तीनों जंगल की ओर बढ़ गए। निक हर आवाज से डर रहा था। उसे दूर कुछ हरकत दिखी तो वो चाकू लेकर देखने निकल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पेड़ों पर असली कपड़ों में बने डरावने पुतले लटक रहे थे और चारों तरफ गहने टंगे थे। एक पुतले ने टॉमी की जैकेट पहन रखी थी और एक ने उसके परदादा की टोपी। निक जब उस टोपी को देख रहा था तभी पास का एक पुतला अचानक अपनी आंखें खोलता है। निक को समझ आ गया कि वो फंस चुका है, तो वो वहां से भागा और उसके पीछे एक आदिवासी भी दौड़ पड़ा। किसी तरह निक वापस नदी तक पहुंच गया। उसे आसपास कोई खतरा नहीं दिखा, लेकिन तभी पानी से एक आदिवासी निकला जिसके हाथ में खंजर था और उसने निक की गर्दन पर वार कर दिया। उसी समय एजे और दोनों लड़कियां गुफा में दाखिल हो रहे थे। जैस्मिन को मोटरसाइकिल वाली लड़की का हेलमेट मिला और वो डर के मारे चीख पड़ी। तभी अचानक रिची वहां आ गया। वो अच्छे मूड में था और बोला कि वो बस थोड़ा घूमना चाहता था, इसलिए बोट लेकर निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत दिशा में चला गया था। जब जैस्मिन ने फोन के बारे में पूछा तो रिची ने कहा कि फोन बोट में थे ही नहीं। जब सब वापस नदी की ओर लौटने लगे तो एजे ने रिची से पूछा कि क्या सब ठीक है। रिची ने कहा कि एजे जलन रखने वाला और आलसी है। उसने एक खूबसूरत बीवी से शादी की जिसे नौकरी का फायदा भी मिला, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं रहा। रिची ने उसकी बात खत्म करते हुए एजे का फोन लौटाया और सलाह दी कि फोन पर पासवर्ड लगा ले। एजे को शक हो गया कि शायद रिची ने उसके फोन में कुछ देख लिया है। नदी के पास पहुंचकर सबने निक को कोसना शुरू कर दिया कि वो डर कर भाग गया। एजे ने देखा कि निक का चाकू वहीं पड़ा था और जैस्मिन ने माना कि ये बात थोड़ी अजीब थी। कोई सुराग न मिलने पर सब बोट में बैठकर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर निक की बोट दिखी तो सब रुक गए। बाकी सब उस जगह को देखने लगे। एजे ने बोट में खून देखा। वहीं आग पर एक बर्तन रखा था। जैस्मीन ने जैसे ही उसमें देखा तो उसे उल्टी आने लगी। उसमें निक का सिर था। सब डरकर बोट की ओर भागे। एजे ने रिची को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। किसी को ध्यान नहीं रहा कि एक आदिवासी लड़का चुपचाप पानी में आ गया। तभी वो एजे पर हमला कर बैठा। एजे ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों में झगड़ा होने लगा। माया ने एक पत्थर से उस लड़के को बेहोश कर दिया। वो दोबारा बाहर निकला, लेकिन एजे ने चाकू से उसे मारकर पानी में गिरा दिया। उसी दौरान रिची का हाथ घायल हो गया था। एक और आदिवासी दूर से सब देख रहा था। जब सब जमीन के रास्ते जाने लगे तो वो घायल लड़का पानी से निकल आया। उसका साथी आया और उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। अब तक सब लोग जंगल में रास्ता भटक चुके थे और रिची की चोट भी और ज्यादा बढ़ गई थी। अंधेरा होने पर सबने रुकने का फैसला किया। रिची ने पहली निगरानी ली और माया उसके साथ बैठ गई। रिची ने बताया कि कई सालों की कोशिश के बाद जैस्मिन प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन रिची ने कुछ टेस्ट कराए थे और उसे पता चल गया था कि बच्चा उसका नहीं हो सकता। अगली बारी एजे की थी, लेकिन मच्छरों से परेशान होकर वो खुद को कीचड़ में लपेटने लगा और अपनी जगह छोड़ दी। तभी एक आदिवासी बिना कोई आवाज के तीनों सोते हुए लोगों की तरफ बढ़ा।
वो आदिवासी एजे के बहुत पास से गुजरा, लेकिन उसने एजे को नहीं देखा। खतरा समझते हुए एजे ने धीरे से आंखें खोली और कीचड़ से उठ गया। उसने निक की चाकू उठा ली। जब एजे के सीने से कीचड़ गिरा, तब आदिवासी को उसकी मौजूदगी का पता चला। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन फिर एक जोरदार वार से एजे नीचे गिर गया। उसी समय रिची ने पीछे से उस हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन आदिवासी ने उसके हाथ में काटा और एजे को खाई में धक्का दे दिया। एजे नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसने देखा कि कुछ आदिवासी लोग रिची को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। एजे धीरे से झाड़ियों में छिपकर रिची के पास पहुंचा, लेकिन आदिवासी बहुत पास थे, इसलिए एजे ने बचाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ रिची के कान में कहा कि वो जैस्मिन को बचाएगा, और फिर एजे वहां से चला गया। जैसा कि निक ने पहले बताया था, वही सब हुआ। आदिवासी रिची के आसपास इकट्ठा हो गए और उसकी एड़ी पर एक कट लगाया। फिर उसे जंगल में भागने दिया। रिची जंगल में लंगड़ाता हुआ भागता रहा, लेकिन हर मोड़ पर कोई आदिवासी पहले से मौजूद रहता। जब उसने सबसे छोटे लड़के को देखा तो उसे मदद की भीख मांगी, लेकिन उसी ने उसे लकड़ी के नुकीले हिस्से की तरफ धक्का दिया। सुबह एजे ने माया और जैस्मीन को जगाया और रिची के बारे में झूठ कहा कि रिची फिर से आगे निकल गया है। माया को सच्चाई समझ आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा ताकि जैस्मीन डर न जाए। तीनों बहुत थक चुके थे और भूखे भी थे। तभी एजे को नदी की आवाज सुनाई दी। सब खुश हो गए कि शायद अब जीप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, माया को एक परछाई दिखी और वो चिल्ला उठी। सब डरकर भागने लगे। नदी के बीच में भागना आसान था, लेकिन आदिवासी उन्हें आसानी से पकड़ सकते थे, इसलिए वे जंगल में छिपने की कोशिश करने लगे, पर वहां पहले से ही जाल बिछे हुए थे। जैस्मिन एक गड्ढे में गिर गई और उसके कंधे में एक नुकीली लकड़ी घुस गई। माया ने एजे से कहा कि वो नीचे उतरकर उसकी मदद करे, और वो खुद उतार जाती है। जैस्मिन रोती रही और माफी मांगती रही, लेकिन माया ने उसे चुप कराया और कहा कि उसे सब पता है। तभी माया ने ऊपर देखा तो एजे वहां नहीं था। उसे लगा एजे भाग गया, लेकिन असल में वो चाकू लेने गया था ताकि जैस्मिन को छुड़ा सके। बहुत दर्द और मेहनत के बाद माया ने जैस्मिन को आजाद किया और एजे ने दोनों को बाहर निकाला। तीनों ने फिर से नदी की आवाज सुनी और उस दिशा में चल पड़े। अब वे ऊंचाई पर थे, इसलिए एक एक कर साहस के साथ कूदे और तैरते हुए नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें बहुत खुशी हुई जब उन्होंने एक बोट देखा, लेकिन उसमें पैडल नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एजे ने एक जोखिम भरी तरकीब अपनाई। वो बोट से उतरकर चुपचाप जंगल में वापस गया। वहां उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और मोबाइल को एक पेड़ पर इस तरह रख दिया कि उसकी आवाज सुनकर आदिवासियों का ध्यान उस ओर चला जाए। एक आदिवासी उस आवाज की ओर खींचा चला आया और योजना के मुताबिक जाल में फंस गया। एजे उसे एक ही बार में खत्म करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। आदिवासी ने एजे का मुंह मिट्टी में दबा दिया। फिर उसने एजे को रेंगने दिया और उस पर छोटे कुल्हाड़ी से वार करने लगा। थकने के बाद उसने एजे की गर्दन में रस्सी बांधी और उसे पेड़ से लटकाकर रख दिया। एजे की नजर पेड़ में फंसी हुई छुरी पर पड़ी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आखिरी वक्त पर छुरी तक पहुंचकर रस्सी काट दी। फिर उसने आदिवासी पर पीछे से हमला किया और पानी में कूद पड़ा। तभी बोट में सो रही दोनों औरतें लड़ाई की आवाज से जाग गईं। आदिवासी ने एजे का सिर पानी में डुबा दिया और उसे काटने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में एजे ने उसी के हथियार से उसे मार दिया। एजे फिर से बोट तक पहुंचा और जैसे ही वो चढ़ने ही वाला था, उसने ऊपर पहाड़ी पर देखा। पूरी आदिवासी जाति वहां धुंध में से निकलती हुई दिखी। माया चिल्लाई और अपने पति से जल्दी आने की गुहार लगाने लगी, लेकिन एज को पता था कि वो सबको नहीं हरा सकता, इसलिए उसने बोट को धक्का दे दिया ताकि कम से कम माया और जैस्मिन बच जाए। एजे अकेले आदिवासियों से भिड़ गया। उसने कुछ को गिरा भी दिया, लेकिन आखिर में वो मारा गया। कुछ समय बाद माया और जैस्मिन बोट से उतरे और एक बड़ी पहाड़ी चढ़कर वापस सभ्यता की ओर बढ़े, जहां एक जीप उनकी तलाश में पहले से मौजूद थी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।